दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज के सेशन में लास्ट 50 डेज स्ट्रेटजी की बात करेंगे। अभी यूपीएससी प्रीलिम्स अभी 16 जून को होने जा रहा है। आज आपका 30 तारीख है, 30 मई हो गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 से 16 दिन टोटल बचा हुआ है यूपीएससी के प्रीलिम्स के हिसाब से। तो ये परफेक्ट टाइम हो जाता है कि बचे हुए 15 दिन में, बचे हुए 2 हफ्ते में आप क्या-क्या चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, क्या-क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन-किन चीज़ों को उस पर ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, किन-किन चीज़ों को ज़्यादा आप एक तरह से मार्क करके उन चीज़ों पर ज़्यादा एक तरह से वेटेज देके ज़्यादा फोकस बढ़ा के आप मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हो। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप उन क्रक्स को पकड़िए, उन माइंडसेट को पकड़िए, उस कुछ डूज़ एंड डोंट्स है उसको पकड़िए, उसको समझिए और वो बचे हुए 2 सप्ताह में उसी पर फोकस कीजिए, उसी पर रिलाई कीजिए। अब एक्स्ट्रा पढ़ने का बहुत टाइम नहीं है, कुछ नया ट्राई करने का नहीं है। आपने जो पढ़ रखा है उसी पर डिपेंड होना है, उसी को अच्छे तरीके से रियलाइज़ करना है, उसी को अच्छे तरीके से यूज़ करना है। तो उसी में बातचीत पूरी परिचर्चा हमारी आज की रहेगी कि किस तरीके से जो हमने पढ़ रखा है और किन-किन चीज़ों को यूपीएससी का जो माइंडसेट होता है, जो टेम्परामेंट होता है, उनके हिसाब से किन चीज़ों को ज़्यादा वेटेज दिया जाए और किस एरिया पर ज़्यादा फोकस किया जाए। फिर टेस्ट सीरीज़ की बात करेंगे, फिर करंट अफेयर्स की बात करेंगे। सीसेट बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट इश्यू होता जा रहा है यूपीएससी के प्रीलिम्स के हिसाब से देखा जाए। इस बार तो सीसेट ने इस तरह से बच्चों को एक तरह से बाहर किया है, तो वो लगता ही नहीं कि क्वालीफाइंग पेपर है, बल्कि वो डिसक्वालीफाइंग पेपर का रोल निभा रहा है। तो सीसेट को भी वेटेज देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम जीएस की बात करेंगे, फिर सीसेट की बात करेंगे। दोनों को स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि बचे हुए 15 दिन पर आप क्या ज़्यादा कुछ कर सकते हैं और किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, वेटेज देना चाहिए। ताकि आप इजीली दोनों चीज़ों में कट ऑफ को क्रॉस कर लें। ठीक। देखिए, सबसे पहला काम आपको करना चाहिए कि आप अभी तक आपने जो पढ़ा है, उसको तो पढ़ा ही है, वो तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवीजन भी किया है, पढ़ा है। अभी जो 15 दिन बचा हुआ है, तो सबसे बेस्ट टाइम है कि आप हाई प्रायोरिटीज़ एरिया, हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट को समझिए, इंपॉर्टेंस को समझिए और उन्हीं को 2 हफ्ते में जो टाइम आपके पास है, उसको रिवीजन करिए, उसको रिवाइज़ करिए और उसके जो क्रक्स एरिया है, जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट पहलू है, जहाँ से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है, उसको समझना है, उसको ध्यान में रखना है। तो प्रायोरिटीज़ एरिया जो एक तरह से पहले तो आप सब्जेक्ट को ढूँढिए, सब्जेक्ट को डिसाइड करिए कि यूपीएससी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है, जिससे यूपीएससी हर साल 15 से 16 क्वेश्चन या जितने सारे क्वेश्चन पूछे, मैक्सिमम क्वेश्चन यूपीएससी उन सब्जेक्ट से पूछ रही है। जो ट्रेंड है, जो एक तरह से उसका थीम रहा है, जो पूछने का एक तरह से जो उसका ट्रेंड रहा है, एनालिसिस रहा है, उन चीज़ों को पकड़ना है और देखना है। तो पहले तो सब्जेक्ट को देखना है, फिर उस सब्जेक्ट में आपको प्रायोरिटी जरिया देखना है कि किन टॉपिक से यूपीएससी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रही है। हर साल नहीं तो हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन पूछ रही है, उसको बना रही है, तो उनको समझना है। अब जैसे सब्जेक्ट कैसे पकड़िएगा? सब्जेक्ट अगर कोई सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के हिसाब से काफ़ी एक तरह से इम्पोर्टेंट है, उसको समझना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रिसोर्सेज क्या हो जाता है? पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ में आप देखिए ट्रेंड क्या दिखा रहा है, ट्रेंड को एनालिसिस करना है, ट्रेंड एनालिसिस को पकड़ना है, उसके क्रक्स को पकड़ना है, उसके इश्यूज को पकड़ना है। अब मैं 2012 से लेकर 22 तक का जो पेपर है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के, उसके हिसाब से जो उसका एक तरह से वेटेज है डिफरेंट सब्जेक्ट का, हर साल क्वेश्चन पूछने का जो उसका ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड को एनालिसिस करके देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन है। फिर उस करेक्ट एरिया में जो उसका कोर एरिया है, उसका एक लिस्ट बनाइए और उसी पर फोकस कीजिए ज्यादातर। अब ऐसा चूंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है तब ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट को आप इक्वली वेटेज दीजिए, इक्वली टाइम दीजिए। वो स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत ज़्यादा एक तरह से वेटफुल नहीं रहेगा, बहुत आउटपुट गेन उससे होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए बेस्ट टाइम होता है अभी जो 2 हफ्ते का टाइम, अभी कुछ भी पढ़ेंगे आप तो एक तरह से बहुत आपके मेमोरी में रहेगा। आप 3 महीने 4 महीने पहले आप जो पढ़े होंगे वो हो सकता है कि आप उसको भूल गए हों। लेकिन फिर से आप उतना ही मेहनत करके आप उसको सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देंगे तो जो इंपॉर्टेंट एरिया है, जो क्रक्स एरिया है, जहाँ से आपको कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट गेन हो सकता है, उसको आप समझ ही नहीं सकते। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को देखिए। अब जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे आप 2012 से लेके 2022 तक, तो देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 17 क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 17 क्वेश्चन है, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो 12 क्वेश्चन दिख रहा है, इन्वायरमेंट से 15 क्वेश्चन दिख रहा है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 17 क्वेश्चन, साढ़े 17 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज की बात हो रही है। साइंस से 11 क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज और बचा हुआ करंट अफेयर्स 12 क्वेश्चन है। ये उसका ट्रेंड रहा, ये उसका वेटेज रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट के हिसाब से। अब इसमें देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन हो जाता है। देखिए कोई भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इसका जो पैमाना है निर्धारण करने का, वो दो ही चीज़ है। पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चन और फिर दूसरा वेटेज देखना, दूसरा स्टैंडर्ड आपको देखना है कि जो क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ रहा है। जैसे हिस्ट्री क्या है हिस्ट्री में देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 17 क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है ऑन एन एवरेज हर साल। लेकिन इस हिस्ट्री में क्या है, एनिसेंट है, मिडेवल है, आर्ट एंड कल्चर, करीब 4 पोर्शन उसमें कवर हो जाता है, मॉडर्न इंडिया को मिला ले तो।
लेकिन चारों पोर्शन में जितना मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद 17 क्वेश्चन में आप कायदे से देखा जाए, अगर मॉडर्न इंडिया के पोर्शन को छोड़ दिया जाए, तो बहुत मुश्किल से हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बहुत फैक्चुअली क्वेश्चन होते हैं, बहुत टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसको पढ़ने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है, बहुत रटने के लिए भी आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए बेस्ट आउटपुट नहीं है। मतलब एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप टाइम इसमें दे रहे हैं, तो वो टाइम आपका किल हो रहा है, क्योंकि उससे बहुत आउटपुट आपको मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे एनिशिएंट है, मिडेवल क्वेश्चन, मिडेवल का पोर्शन हो गया, और कुछ पोर्शन आर्ट एंड कल्चर के होंगे, आप कितना भी पढ़ लीजिए, उसके क्वेश्चन बहुत मुश्किल से बनते हैं, क्योंकि फैक्चुअल फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, और कितना फैक्ट्स आदमी रटेगा। तो एक लिमिटेशन होता है किसी भी माइंडसेट को लेकर, किसी भी टेम्परामेंट को लेकर। तो एक लिमिट से ज़्यादा आप चीज़ों को याद कर ही नहीं सकते, तो उसको जरूरी हो जाता है कि आप स्किप करिए। अब जैसे हिस्ट्री में सबसे बेस्ट आउटपुट गेन करने वाला सब्जेक्ट है, तो वो मॉडर्न इंडिया है। तो आप मॉडर्न इंडिया को अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो मॉडर्न इंडिया ले सकते हैं। कल्चर के कुछ पोर्शन है जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, उसका जो ट्रेंड है, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म है, पेंटिंग है, डांस फॉर्म है, आर्किटेक्चर वाला पार्ट जो है, तो उससे चीजें क्वेश्चन पूछ रही है। मंदिर, टेम्पल आर्किटेक्चर वाला पार्ट है, तो वहां से आप चीजों को वेटेज बना के क्वेश्चन बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में बहुत टाइम आपको नहीं देना है, उसके कुछ मेजर पोर्शन को पकड़ना है। देखिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी। 17.27 सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। यानी आप बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर आपको वेटेज किसी सब्जेक्ट पर देना है, तो आप इकोनॉमी पर दीजिए। इसको हम मार्क करते हैं पहला। पहला सब्जेक्ट जो है उठाइए, आप उसको स्ट्रांग बनाइए, इकोनॉमी। मैंने जो इकोनॉमी का जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो डिस्कस किया था, उसमें बताया था कि ऑन एन एवरेज 15 से 18 क्वेश्चन यूपीएससी हर साल इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट से पूछती रही है। और उसमें भी जो प्रायोरिटीज एरिया की बात किया था, तो आपको समझाया था कि इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट के शुरुआत के 5-6 चैप्टर से यूपीएससी लगभग 70 से 80% क्वेश्चन पूछ लेती है, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो स्टैटिक पोर्शन है, उसी को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। करंट अफेयर्स को चीजों को लिंक करके जब पूछती है यूपीएससी, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन उसके क्रक्स में, उसके थीम में, उसके बीच में जो थीम रहता है, वो आपका स्टैटिक ही रहता है, बेसिक वाला पोर्शन ही रहता है। तो उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और इकोनॉमी चूंकि एनालिटिकल सब्जेक्ट है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसमें डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है, तो बहुत रटने का स्कोप इसमें है भी नहीं। तो अगर आप इकोनॉमी को कंटेस्ट कर लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, तो इसके क्वेश्चन गलत नहीं होते। इंटरेस्टिंग बात यही है कि अगर 17 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन आप सही कर देंगे इसमें। तो पहला वेटेज देना है आपको इकोनॉमी पे। दूसरा आपको वेटेज देना है पॉलिटी। पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में देख रहे हैं 15 क्वेश्चन है, और पॉलिटी भी बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन, जो उसका बेसिक पोर्शन है, उसी से यूपीएससी ज्यादातर क्वेश्चन पूछती है। करंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इश्यूज होते नहीं है, वो मेंस का पोर्शन हो जाता है, मेंस में क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। प्रीलिम्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो स्टैटिक पोर्शन है, उसी को वेटेज बना के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। तो जरूरी हो जाता है कि पॉलिटी के जो एक एक कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से रिविजन कीजिए, अच्छे से समझिए। और इसमें भी वही बात है जैसे इकोनॉमी में है, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो गलत होने के चांस इसमें बहुत कम हो जाता है। अगला पोर्शन हो सकता है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। देखिए, एनवायरनमेंट इकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट जिस जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यूपीएससी के प्रीलिम्स के साथ कंबाइन करके लिया गया है, तब से इन्वायरमेंट का वेटेज बहुत बढ़ गया है। और कायदे से देखा जाए तो इन्वायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिससे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी उसमें लिंक कर दिया जाए, तो 25 से 30 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछ रही है, और उसको ज्योग्राफी से लिंक कर दिया जाए तो 35 से 40 क्वेश्चन हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्वायरमेंट में भी जो एक तरह से प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन है, जो न्यूज वाले पोर्शन है, जो करंट वाले सेक्शन है, उसी से यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, उससे बहुत क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो एक तरह से समझने की बात होती है। जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, टाइगर रिजर्व की बात हो गई, और भी कोई चीजें न्यूज में है, तो यूपीएससी उसको क्वेश्चन बना के पूछती है। तो इन्वायरमेंट भी बिल्कुल इकोनॉमी की तरह है कि अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगला इन्वायरमेंट को वेटेज बनाइए। इसके अगला आप इन्वायरमेंट के साथ ही ज्योग्राफी को उठा लीजिए। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों लिंक करके पढ़िए, दोनों को एक तरह से मिलाकर पढ़िए, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ओवरलैप करते हैं। यहाँ की चीजें वहाँ पर यूज होगा। जैसे आप नेशनल पार्क पढ़ेंगे, तो वो ज्योग्राफी का भी पोर्शन हो गया। रिवर सिस्टम में कोई भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, कोई भी प्रजाति है, स्पेसीज है, विलुप्त हो रहा है, उसके प्रोटेक्शन की बात हो रही है, तो वो ज्योग्राफी से भी लिंक करता है। और साथ ही इन्वायरमेंट का टॉपिक तो वो तो है ही, उसमें तो आ ही जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं देखना है, दोनों को कंबाइन करके, दोनों को लिंक करते हुए पढ़ना है हमको। ठीक है। अगला आप उठाइए साइंस। देखिए, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है। साइंस, देखिए, हम साइंस नाम सुनते ही हैं, मेरे दिमाग में, हम लोग के दिमाग में क्या आता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन नहीं, यूपीएससी का टेम्परामेंट यहाँ अलग हो जाता है। यहाँ यूपीएससी के साइंस का मतलब टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है। कोई अप्रोच है, कोई डेवलपमेंट है, कोई नया थीसिस है, कोई नया टेक्नोलॉजी एक तरह से डेवलपमेंट स्टेज में है, कि कोई स्कीम आया है, कोई इनिशिएटिव आया है, तो यूपीएससी उस टेक्नोलॉजी को क्वेश्चन बना के यूपीएससी पूछती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यूपीएससी का यही है, अगर कोई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है, तो साइंस वाला क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में मैंने जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था 2023 का, तो उसमें मैंने एक ट्रिक बताया था
कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है। मतलब हो सकता है कि उस टेक्नोलॉजी का अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बहुत डिफरेंट सेक्शन में उसका यूज हो सकता है। तो जनरली क्या होता है, ऐसे सारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। और साइंस के क्वेश्चन अगर जैसे 11 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप उस ट्रिक को यूज करके, जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड मैंने बताया था साइंस के क्वेश्चन को लगाने का 2023 का क्वेश्चन को, 11 में से आप 9 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, बिना मतलब बहुत दिमाग लगाए। केवल केवल ऑप्शन देखना है। और एक ट्रिक है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो मैक्सिमम पोटेंशियल, अनलिमिटेड पोटेंशियल, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज उसका हो सकता है। तो थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सोल्व करिए, और टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन में जनरली ऑप्शन सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हो गया। और सबसे लास्ट में मैं आपको बोलूंगा, आप हिस्ट्री को रखिए। हिस्ट्री में भी सबसे पहले आप मॉडर्न इंडिया पर को ज्यादा वेटेज दीजिए। ठीक है, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया पढ़िए। अभी जो टाइम बचा हुआ, आप एनिशियंट मेडिवल कल्चर वाला पार्ट आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन मॉडर्न इंडिया को रिवीजन कर लीजिए। मॉडर्न इंडिया जैसे कंप्लीट हो जाता है, और अगर टाइम है आपके पास, तो आप कल्चर में जाइए, और उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आर्किटेक्चर में जो टेम्पल आर्किटेक्चर वाला पोर्शन है, गुप्ता काल है, मौर्य काल है, ये सब चीज़ें, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, तो उसमें क्या क्या उसके डेवलपमेंट हुए थे कल्चरल एस्पेक्ट के हिसाब से, उसको देख लीजिए। फिर आप चले आइए बौद्धिज्म एंड जैनिज्म पर चले आइए, उसको वहां पर से देखना है किस तरह से डेवलपमेंट वहां पर हुआ है। कुछ ही टॉपिक है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती रही है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, फिर बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया। फिर आप जा सकते हैं, आप थोड़ा सा डांस फॉर्म में चले जाइए, वहां से क्वेश्चन उठाइए। इन्हीं 3-4 टॉपिक को पढ़िए, कल्चर में बहुत टाइम नहीं देना है। जो क्वेश्चन बनना होगा, तो जो आपका कॉन्सेप्ट है इसी से बनेगा। अगर बहुत डेप्थ में जाकर यूपीएससी पूछ रही है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हिस्ट्री को क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फैक्चुअल ज्यादा होता है, फैक्चुअल नेचर का बहुत ज्यादा होता है, और इतना फैक्ट्स किसी को नहीं याद होता है। अगर जो याद कर रहा है, तो भी मैं यूपीएससी के ऑप्शनल वाले बच्चे, जो हिस्ट्री के ऑप्शनल वाले बच्चे होते हैं, उसको भी क्वेश्चन नहीं हिलता, तो जनरल वाले बच्चों को क्या ही हिलेगा। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। अब जैसे देखिए, इसी के साथ जब वेटेज को आप समझ लिए, तो जैसी वेटेज आपने समझ लिया ना, तो उसमें एक तरह से जो स्टैटिक पोर्शन है, जो बिल्कुल बेसिक्स है, उसको ज्यादा स्ट्रांग बनाइए। अभी मैं बच्चों को, खासकर अभी जो नए बच्चे हैं और जो तैयारी कर रहे हो, जो प्रीलिम्स का जो माइंड से, जो टेम्परामेंट नहीं समझ पाते, उनके बीच में एक चीज कॉमन देखता हूँ, कि वो करंट अफेयर्स के पीछे पागलों की तरह भाग रहे होते हैं। उनको लगता है कि करंट अफेयर से ही चीजें हो जाएगा, करंट 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 रटते हैं। लेकिन करंट अफेयर से क्वेश्चन अगर पूछ रही यूपीएससी, तो भी नहीं बनेगा, भले आप कितना भी करंट पढ़ लीजिए। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका स्टैटिक पोर्शन, बेसिक पोर्शन आपका क्लियर होना चाहिए। और बेसिक पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन क्लियर करने के लिए, जो आपका जो रिसोर्स है, जिसको आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी है, उसको जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है आप उसको रिवीजन कर लीजिए, उसको देख लीजिए। अगर आपका बेस क्लियर है, स्टैटिक पोर्शन क्लियर है, और कोई क्वेश्चन करंट अफेयर से लिंक करते हुए यूपीएससी पूछ रही है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपका बेस क्लियर है, तो उसको यूज करते हुए आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आते हैं, वो कुछ अलग नहीं होते। जो न्यूज होते हैं, वो आपका बेसिक और स्टैटिक पोर्शन से लिंक करते हुए, कोई अपडेट होता है, कोई इशूज आता है, कोई इनिशिएटिव होता है, उसी को लिंक करते हुए यूपीएससी जो स्कीम वगैरह आती है, उसी को यूज करते हुए यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है। लेकिन उसके बीच में जो क्रक्स में जो उसके थीम होते हैं, वो आपका बेसिक पोर्शन ही होता है। तो बेसिक पोर्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, स्टैटिक पोर्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उस पर ज़्यादा वेटेज देना है, ज़्यादा उसको समझना है। ठीक है। तो जो आपका स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रहा है, उस पर स्टैंडर्ड बुक है, आपका जो सेल्फ नोट्स है, इसी को बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, बार बार रिवीजन करिए उसको। जितना रिवीजन करेंगे, जितना उसको समझेंगे आप, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो आप डेप्थ में जाके चीज़ों को समझ भी सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो स्टैटिक पोर्शन है, जो बेसिक पोर्शन है, उसको आप अच्छे से क्लियर करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाइए। ठीक है। अब देखिए, करंट अफेयर्स, इसी के साथ हम करंट अफेयर्स के भी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, यूपीएससी के जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहा है, भले अभी जिस तरह से करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे आप, और उसमें जो आपका जो हेल्प करेगा नेचर, जो क्वेश्चन बनाने के लिए जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, डिपेंडेंसी चाहिए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 70 से 80% अभी भी स्टैटिक पोर्शन का ही वेटेज है, वही वेटेज मिल रहा है। भले आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे, मैंने कहा ना, क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन उसके बीच में जो करक्स है, जो थीम है, वो स्टैटिक पोर्शन ही है। उसी से लिंक करते हुए चीजें, कोई अपडेट है, कोई न्यूज में है, तो एक ऑप्शन उसमें मिला के दे दिया, लेकिन वो क्वेश्चन प्योरली करंट अफेयर्स के नहीं है। वो क्वेश्चन बनेगा स्टैटिक पोर्शन से ही।
और करंट अफेयर्स का जो वेटेज है, बोल सकते हैं 20 से 30% ही आपका हेल्प करेगा। ये था स्टैटिक पोर्शन के लिए। देख रहे हैं, इसीलिए करंट अफेयर्स के पीछे बहुत भागने का कोई मतलब है ही नहीं। और करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप मैगजीन पढ़ लीजिए, जैसे विजन 365 पढ़ते हैं, ओनली आइज का उड़ान मैगजीन पढ़ते हैं बच्चे, एक एक साल का, डेढ़ साल का पूरा मैगजीन उठा के चाट लेते हैं, उसको रट लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन जब पूछती है, जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो वहां से मुश्किल से आपको 2-3 क्वेश्चन भी टकराए हुए बहुत रेयर स्थिति है। तो फिर यूपीएससी करंट अफेयर से क्वेश्चन कहाँ पूछ रही है? तो ऐसे न्यूज़ को बनाती है, ऐसे कोई बहुत एक तरह से लिस्ट खबर में है, बहुत ज़्यादा हाई तौबा नहीं मचा हुआ है, कोई एक तरह से बहुत कम डेवलपमेंट चीज़ें हुआ है, किसी लोकेशन बेस्ड पर कोई स्पेसिस मिल गया है, कोई विलुप्त हो गया है, कोई अपडेट हुआ है, तो उसको क्वेश्चन बना के यूपीएससी पूछती है। जैसे मधुमक्खी वाला था, एक वेल बेची डांस था, तो ये कहीं आपको दिखेगा ही नहीं, वो तो कॉमन क्वेश्चन था। लेकिन इतना भी कॉमन नहीं था, वो थोड़ा सा जनरल नॉलेज वाला डेली लाइफ का जो यूज होता है उसको यूज करते हुए यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया। एनालिटिकल है, ये किसी बुक में, किसी के मैगजीन में नहीं दिखेगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ रहा है जो किसी बुक के पढ़ने से भी नहीं बन रहा है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है कि अपना बेस को मजबूत बना के रखिए, स्टैटिक पोर्शन को मजबूत बना के रखिए, और थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करते हुए करंट के क्वेश्चन को बनाइए। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो यकीनन आप यूपीएससी के जो करंट वाले क्वेश्चन भी होते हैं उसको अभी आप इजीली तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें वो स्टैटिक पोर्शन से ही लिंक करते हुए क्वेश्चन को बनाती है यूपीएससी। ठीक है? जैसे गिलहरी वाला क्वेश्चन आया था, फिर गोल्डन मछली वाला क्वेश्चन आया था कि ये बर्ड है कि मछली है। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो जो इसका बेसिक पार्ट, जो स्टैटिक पोर्शन है उससे लिंक करते हुए चीज़ों को आगे पूछा जा रहा है। और वो किसी मैगज़ीन में भी नहीं मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं कि मैगज़ीन को आप रट लीजिए, उसको 10 बार पढ़ लीजिए तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है? तो करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है, बहुत इस पर रिलाई नहीं करना है। ठीक है? इस पर ज़्यादा फोकस करिए, इस पर जितना फोकस कर सकते हैं स्टैटिक पोर्शन पर, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बचे हुए 15 दिनों में। देखिए, अब ये बेस्ट टाइम है पीवाईक्यू को एनालिसिस किया जाए। 2013 से लेके 23 तक जितने भी सब्जेक्ट वाइज, मैं कहूँगा सब्जेक्ट वाइज आप उठाइए प्रीवियस क्वेश्चन, जो सब्जेक्ट वाइज है। आप सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस क्वेश्चन को उठाइए और उसमें देखिए कि यूपीएससी हर साल उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो पूछ रही है उसका ट्रेंड क्या रहा है, उसको कंपेयर करिए 2000 पिछले प्रीवियस ईयर से। जैसे 2023 का पेपर उठा रहा है और इकोनॉमी का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप थोड़ा देखिए कि 2022 में क्या क्वेश्चन था, कुछ कॉन्सेप्ट था जो उसको रिपीट किया है, क्या 21 में कुछ कॉन्सेप्ट था जिसको रिपीट किया गया है, क्या 20 में कुछ कॉन्सेप्ट था जिसको इस बार रिपीट किया है, क्या 19 में था। इसी तरह आप ट्रेंड करते हुए उसको एनालिसिस करिए, देखिए कुछ थीम मिलेगा आपको, कुछ इश्यूज मिलेंगे जो जिसको देखकर आपको लगेगा कि यूपीएससी इस चीज पर ज्यादा वेटेज दे रही है, ज्यादा पूछ रही है। तो यूपीएससी का जो आपका माइंडसेट है उसका जो माइंडसेट है, जो टेम्परामेंट है, आप इजीली गेस कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। और जब इजीली कैचेबल हो सकता है, जब इजीली कैच कर लेंगे आप, तो क्वेश्चन गलत नहीं होता है, क्वेश्चन को आप सही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहा होगा, इसलिए बहुत आसान भी हो जाता है। ठीक है? अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कम से कम 60 से 8 क्वेश्चन जो थीम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसका जिक्र आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बार बार देखते रहिए, कम से कम 3 बार तो रिवीजन जरूर कर लीजिए। 2023 से लेकर 2013 से लेकर 23 तक के जितने भी सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस क्वेश्चन है, कम से कम अगर आप अब मान लीजिए इसमें भी छांट सकते हैं, जैसे इकोनॉमी को आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो हिस्ट्री को उठा लीजिए, हिस्ट्री को उठा लीजिए, पॉलिटी को उठा लीजिए, इन्वायरमेंट कुछ ले सकते हैं, फिर उसके बाद ज्योग्राफी ले सकते हैं, इन सब चीज़ों को करिए। साइंस आप छोड़ सकते हैं, इकोनॉमी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी एनालिटिकल होते हैं, हर साल क्वेश्चन नए बनते हैं। लेकिन फिर भी उसको इग्नोर मत करिए, कुछ थीम आपको जरूर वहां से मिल जाएगा। अब देखिए, अब चूंकि 15 दिन ही आपके पास टाइम है, यानी कायदे से बोला जाए तो 2 वीक्स, 2 वीक्स, तो इसमें कुछ नया टेस्ट सीरीज मत लगाइए आप। नया टेस्ट सीरीज लगाने का कोई मतलब है नहीं, जो आप लगा रखे हैं उसी को बार बार रिवाइज करिए। लेकिन इतना करने के बाद एक चीज और आपको करना है, मार्केट में जाके जो फुल टेस्ट सीरीज है, फुल टेस्ट सीरीज है, उसके आप
कम से कम 4 पेपर टाइमर के साथ 2 आवर्स में बैठ के उस एग्जाम के टेम्परामेंट में, एग्जाम के माहौल में आप कम से कम हफ्ते में 2 दिन फिक्स कर लीजिए कि इस दिन मेरे को एग्जाम के माहौल में पेपर लगाना है। 2 घंटे बैठ के साथ लगाइए। इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो फ़ायदा ये होगा कि आप एग्ज़ाम के माहौल में लगा रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम में जो कैसे माइंड काम करता है, कैसे वहाँ प्रेशर क्रिएट हो जाता है, किस तरह से चीज़ों को सोचना है, समझना है, कैसे ट्रिक्स अप्लाई करने हैं, इस पर एक तरह से आपकी मास्टरी हो जाएगी, आपका क्लियरेंस बढ़ेगा। और जो मेथड्स है, जो ट्रिक्स है, जो टेक्निक है, उसको बार-बार उसमें अप्लाई करते रहिए, तभी तो आपका इंट्यूशन डेवलप होगा। मैंने कहा ना यूपीएससी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ क्वेश्चन मिलेगा नहीं, किसी नोट से नहीं मिलेगा, किसी बुक से नहीं मिलेगा, किसी मैगज़ीन से नहीं मिलेगा। लगभग-लगभग सारे क्वेश्चन 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए क्वेश्चन होंगे, फिर भी उस क्वेश्चन को सही करना है। तो उसमें एक ही चीज़ आपका हेल्प करेगा, वो आपका इंट्यूशन, वो आपका प्रैक्टिस, कि जो क्वेश्चन आप नहीं जानते, उसको कैसे सही कर दे रहे हैं। तो वो सही करने का जो ट्रिक्स है, जो टेक्निक है, जो मेथड्स है, उसको अप्लाई करिए, जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करिए। और इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे टेस्ट सीरीज पर, तो आपका एक तरह से जो ट्रिक्स एंड टेक्निक है उस पर एक तरह से क्लैरिटी बढ़ेगा, चीज़ें क्लियर होती जाएँगी और क्वेश्चन बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो उसको समझना है, ठीक है? ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात करें तो यही है। ये जीएस के लिए स्टैटिक को ज़्यादा वेटेज दीजिए, फिर करंट अफेयर्स को थोड़ा-सा देखते रहिए, इग्नोर नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा आप एनालिसिस करिए, जितना एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। ये 3 काम कर लीजिए, आपकी तैयारी लगभग-लगभग आप रेडी रहेंगे यूपीएससी के एग्जाम को फेस करने के लिए, फिर कोई हर्डल, कोई बाधा इसमें नहीं बनेगा। लेकिन ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। आप कोई स्टैटिक क्वेश्चन पढ़िए, सब्जेक्ट पढ़िए, उसको रिवीजन करिए, उसको देखिए, फिर उसको करंट अफेयर से लिंक करते हुए चीज़ों को आगे बढ़िए। जब दोनों पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जंप कर जाइए, फिर वहाँ से देखिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछ रही है, और जो क्वेश्चन पूछ रही है उसके पीछे माइंडसेट क्या है, टेम्परामेंट क्या है, थीम क्या है, किस तरह से थीम रिपीट हो रहा है, प्रिडिक्ट हो रहा है। कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ आपको लग रहा है कि इस तरह से हो सकता है कि इस बार यूपीएससी ये इस क्वेश्चन को बेस बना के पूछ सकती है। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी उस दिशा में हो जाएगा। तो ये था पूरा जीएस का एक तरह से स्ट्रेटजी, कि जीएस के लिए हम क्या करें, नहीं करें। अब मैं सीसेट की बात करूंगा। देखिए, सीसेट जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सीसेट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वैसे तो सीसेट है क्या, क्वालिफाइंग पेपर, लेकिन जिस तरह से ये रोल प्ले कर रहा है, इस तरह से इसको डिसक्वालीफाइंग पेपर बोलना ज्यादा सही रहेगा। मतलब लोगों को क्वालिफाई करने से ज़्यादा ये लोगों को डिसक्वालीफाई करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जीएस के साथ साथ आप इक्वली वेटेज दीजिए सीसेट को। सीसेट को इग्नोर नहीं कर सकते, और बचे हुए 15 दिन में सीसेट को लेकर कोई स्ट्रेटजी जरूर बना लीजिए, क्योंकि स्ट्रेटजी जब तक नहीं बनेगा, क्वेश्चन किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, अगर इसको लेकर क्लियर नहीं है आप, तो वहाँ 2 घंटे के टाइम में इतना कम टाइम आपको मिलेगा, टाइम तो कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन आप एक बार घुसेंगे तो 4-5 क्वेश्चन में आपका 1 घंटा पार हो जाएगा, अगर आपकी प्रैक्टिस उस दिशा में नहीं है। तो सिसट को निकालने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आपकी पहले से तय होनी चाहिए। स्मार्ट स्ट्रेटजी पहले से फिक्स कर लीजिए कि मेरे को इस दिशा में अप्रोच करना है। और मैं अपनी बात करूं, जो मेरा 4 बार प्रीलिम्स निकालने का अनुभव है, उस सेंस से बात करूं, तो मैं कुछ तरीका आपको बता सकता हूं कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सीसेट अप्रोच कैसे करें। सीसेट के लेकर क्या अप्रोच होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। अप्रोच क्या होना चाहिए, देखिए 3 सेक्शन है। सीसर को हम 3 क्षेत्र में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है पैसेज, दूसरा है मैथ्स, तीसरा है रीजनिंग। अब इन्हीं तीनों का गेम है कि इन्हीं तीनों में किस तरह से आपको कोऑर्डिनेशन बैठाना है, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाना है, ताकि आप 2 घंटे में मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सके। और जो मेरी स्ट्रेटजी होती थी वो इस तरह से होता था कि पहले फर्स्ट आवर में मैं कोशिश करता था कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं।
अब जैसे मैथ रीजनिंग में ना सीसेट में क्या है, हर क्वेश्चन उसमें छांटना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आप क्रम से ऑर्डर में लगाने चले जाएंगे, तब सब क्वेश्चन को आप लगाने का ट्राई करेंगे, और क्वेश्चन शुरुआत में बहुत टफ होते हैं, तो क्वेश्चन आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और इस चक्कर में क्या होता है, जो क्वेश्चन आसान क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन आप बना सकते थे, जो क्वेश्चन इजिली आउटपुट हो सकता था, इजिली एलिमिनेट हो सकता था, वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाते। इसीलिए फर्स्ट आवर में क्या करना है आपको, मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन बनाने के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी छांटने हैं मैथ रीजनिंग के, कि किन क्वेश्चन को ज्यादा वेटेज देना है, किन क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम देना है, और किन क्वेश्चन को मैं बना सकता हूँ, उन एरिया को पहचानना है। अगर 1 घंटा में आप लगभग लगभग मिनिमम मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन भी, हालांकि 15-20 क्वेश्चन बहुत हो गया, अगर 15 तक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे रहे हैं तो समझिए कि आप रेस में है। फिर अगर आप इतना कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं, तो आप आप क्या कर सकते हैं, 15 मिनट एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं आप। जैसे मेरी स्ट्रेटजी होती थी कि मैं 1 घंटा तक कोशिश करता था कि मैथ रीजनिंग बनाऊं, और अगर मैथ रीजनिंग अच्छे रेंज में जा रहा है, मतलब पहुंच रहा है, तो मैं 15 से 20 मिनट और दे देता था मैथ रीजनिंग में ही। 15 से 20 मिनट आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ठीक है। इतना में देखिए कि मैथ रीजनिंग कम से कम 20 तक पहुंच रहा है कि नहीं। अगर 15 से 20 तक आप इतना टाइम देने के बाद पहुंच रहे हैं, तो समझिए कि मैथ रीजनिंग वाला आपका काम हो गया है। फिर टाइम आता है आपका, इस पे कम से कम 35 से 40 मिनट आपको पैसेज में देना है। मैं 40 से 35 से 40 मिनट पैसेज में देता था, और पैसेज के क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर एक बार पैसेज को लगाने का आपका ट्रिक्स मिल गया है, टेक्निक मिल गया है, मेथड्स मिल गया है, तो इसके क्वेश्चन गलत नहीं होते, आप इजीली तरीके से उसको बना भी सकते हैं। इसलिए उन पोर्शन को समझने की जरूरत है, उन चीज़ों को समझने की जरूरत है, मेथड्स को समझने की जरूरत है, कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएं और किस तरह से आप उसको अप्रोच करें, ताकि बिना गलत हुए कम टाइम में पैसेज के क्वेश्चन को सही किया जा सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं इसी चैनल पर, अपने चैनल पर 2023 के सीसेट के कंप्रहेंशन को डिस्कस किया था, पैसेज को डिस्कस किया था। उसमें 7 से 8 मेथड्स बताए थे, और करीब 22 से 23 क्वेश्चन में करीब 18 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केवल ऑप्शन से उसको एलिमिनेट कर दिया था। और ऐसा होता है, अगर आप ठीक से पैसेज को आपकी प्रैक्टिस हो गई है, तो ऑप्शन में भी एलिमिनेट करके, कुछ मेथड्स लगा के आप एलिमिनेट करके ऑप्शन को छाट सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो उन चीज़ों को पकड़ने की जरूरत है। अगर आप पैसेज में कम से कम कितना 18 से 20 पैसेज भी अटेम्प्ट कर दे रहे हैं, अटेम्प्ट ले रहे हैं, तो समझिए कि आप कट ऑफ को इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन अगर आपको नहीं बन रहा है, तो कोशिश कीजिए कि 15-20 से ज़्यादा आप वो अटेम्प्ट करने का सोचिए मत। बहुत ज़्यादा टाइम मैथ रीजनिंग में देना ही नहीं है। सवा घंटा मतलब 1 घंटा 15 मिनट से ज़्यादा, 15 से 20 मिनट तक दे सकते हैं। उसके बाद जितना बन रहा है देख छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद आप सीधे पैसेज पर जंप कर लीजिए, और लास्ट टाइम में पैसेज को बहुत टाइम देते हुए आप पूरा फोकस उसी पर कीजिए। फिर आप मैथ रीजनिंग में जंप मत मत करिए। पैसेज अगर आपका बहुत मजबूत है, तो पैसेज पर ज़्यादातर को टाइम दीजिए, क्योंकि वो वहाँ गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। मैथ रीजनिंग में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है, आप उसमें फंस जाएंगे, क्वेश्चन बनाते रहें, क्वेश्चन बनेगा नहीं, टाइम आपका किल हो जाएगा, और आप छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि एक बार घुस गए हैं, आपको लगता है कि अब मैं निकाल दूंगा आंसर, अब मैं आंसर निकाल दूंगा, वहाँ तक पहुंचेंगे नहीं, और बहुत इसी चक्कर में आप, आपका 5 से 10 मिनट, 5 से 6-7 मिनट तक आपका किल हो जाएगा। फिर जब क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जब नहीं बनने लगा, 5 से 6 मिनट आप वेस्ट करते जा रहे हैं हर क्वेश्चन पे, तो आप ऑटोमेटिक इतने प्रेशर में आ जाएंगे कि बचे हुए क्वेश्चन आप बना ही नहीं सकते, गलत होने के चांस बढ़ जाएगा, और रहा पैसेज भी आप गलत कर देंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जब सीसेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसी समय कोई स्ट्रेटजी बना लीजिए। मेरा तो कमोबेश यही स्ट्रेटजी रहता था, कि मैं पहले मैथ रीजनिंग बनाता था, फिर उस पैसेज पे जंप करता था। आप भी इसी तरह कर सकते हैं। शुरुआत के 5 से 6 मिनट आप लगाइए उन क्वेश्चन को छाँटने में, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये मेरे रेंज में है, मैं इस क्वेश्चन को बना सकता हूँ। बाकी टाइम आप दीजिए उन क्वेश्चन पर, ठीक है? तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस पूरे वीडियो में हमने जीएस को लेकर, जीएस के साथ साथ सीसेट को लेकर भी स्ट्रेटजी की बात करी। जो आपका 15 दिन का टाइम बचा हुआ है, जो आपके 2 वीक्स का जो टाइम बचा हुआ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है। ये करो या मरो वाला स्थिति है। इस टाइम में जितना भी बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपने कोई स्ट्रेटजी बना रखा है, तो उसी पर रिलाई करिए, उसी को प्रैक्टिस करते रहिए, उसी को इनरिच करते रहिए, ताकि उसमें कोई कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो। और 2 घंटे ज़रूर लगाइए, हर दूसरे तीसरे दिन 2 घंटे बैठ के पेपर ज़रूर लगाइए, ताकि आपका माइंडसेट, टेम्परामेंट एग्जाम के प्रेशर के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, और प्रेशर में ना आए। इजीली तरीके से उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।